सो हे एवरीवन, आज का ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत से पूरे लगभग 500 के आसपास पूरे प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ये लुसेंट बुक से जो भी प्राचीन भारत से इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं वो सब मैं आप सभी को आज देने वाला हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथियों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप पूरे कंप्लीट लुसेंट का बैच पढ़ना चाहते हैं, अलग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जाकर हमारे कोर्स पे एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कोर्स पूरे ऑब्जेक्टिव की मदद से सारा चीज कराया जा रहा है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो 4 स्रोत से। कितने स्रोत से? 4 स्रोत से आपका ये जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? तो धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशी विवरण भी है, लेकिन आधुनिक आधुनिक उपन्यास जो है वो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? यानी भारत के जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह आपका कौन सा है? तो वह आपका वेद है। कौन है मेरे भाई? धर्म ग्रंथ, प्राचीन धर्म ग्रंथ, तो वह आपका वेद है। ओके। अगला सवाल है, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? यानी वेदों का जो संकलन करता है वो आपको महर्षि कृष्णा देवपायन वेद व्यास को कहा जाता है। ओके। अगला सवाल है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेद कुल 4 वेद है। वेदों की संख्या कितनी मेरे साथियों? तो 4। अब जो 4 वेद है वो कौन कौन है? तो एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। लिख लीजिएगा चारों वेद कौन कौन है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में कौन वेद नहीं है? तो 3 हो गया था, ये मानसरीमिति जो है, मनुस्मृति, ये आपका वेद नहीं है। यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है, चारों वेदों के संकलन को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। चारों वेदों का जो संकलन है उसे क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा जाता है? तो जहां पर ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह हो उसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद में जो है ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह मिलता है, यानी ऋग्वेद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल मेरे साथियों 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो कुल 10 मंडल है। ओके। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल सूक्त जो है 228 है। कितने? 228। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? जो यानी ऋग्वेद का जो पाठ करे उसे हम लोग हेत्री कहते हैं। क्या? हेत्रु कहते हैं। हेत्रु। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? हेत्रु। ऋग्वेद से किस भाषा की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से मेरे साथियों किस भाषा की जानकारी मिलती है? तो आर्य की राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास, ईश्वर की महिमा और उपयोग सभी, मतलब ये सभी आपका मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस वेद में, यानी कि गायत्री मंत्र जो है वो आपका किस वेद में मिलता है मेरे साथियों? तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलते हैं? गायत्री मंत्र जो है वह आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। कितने मंडल में? कौन से मंडल में? 3रे मंडल में। ओके। अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में। कौन से मंडल में? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग खील कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील। अगला सवाल है, ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल मेरे साथी वो 10वां मंडल है। कौन सा? 10वां मंडल जो ऋग्वेद का वो सबसे बड़ा मंडल है। नदियों की प्रशंसा से संबंधित सूक्त कौन सा है? तो कौन सा है मेरे साथियों? तो नदी स्तुति सूक्त। कौन?
नदी स्तुति सूक्त, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वाले मेरे साथियों कि पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई, किससे हुई है, यानी पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो आपका मुख से हुआ है। किससे? मुख से। अगला है अगहन्य शब्द के संबंध किससे है? अगहन्य शब्द का जो संबंध है वो आपका गाय से है। किससे? गाय से। ओके। अगला सवाल है ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वेद में मेरे साथियों किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो आत्मा का नहीं मिलता है। ब्राह्मण, इंद्र, अग्नि सबका मिलता है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। ईसा पूर्व का संक्षेपित रूप क्या है? यानी ईसा पूर्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बीस यानी बिफोर क्राइस्ट। फुल फॉर्म बोले तो बिफोर क्राइस्ट। ओके। अगला सवाल है ईसा पूर्व में वर्षों की गणना कैसी होती है? ईसा पूर्व में वर्षों की गणना जो होती है उल्टी दिशा में होती है। कैसे उल्टी दिशा में होती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जो जन्म है मेरे साथियों वह आपका कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। देखिए 563 ईस्वी है, 483 ईस्वी है, नहीं, ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एडी का पूरा रूप क्या है? तो एनो डोमिनी। कौन? एनो डोमिनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक मेरे साथियों वह आपका किसने लिखा था? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किस वर्ष आपका प्रकाशित हुआ था मेरे साथियों? तो यह आपका 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ओके। अगला सवाल है मेरे साथियों कि वामावतार के 3 पंगों का कथा का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? वामा अवतार के जो 3 पंगों का कथा का जो प्राचीनतम स्रोत है मेरे साथियों वह आपका क्या था? तो वह आपका ऋग्वेद था। अगला यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? यानी कि जो यजुर्वेद पढ़ता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग, एक का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? यानी कि जो प्राचीनतम यानी जो पुराने सिक्के थे उसे हम लोग क्या कहते थे? तो आहत सिक्के कहते थे उसको। क्या? आहत सिक्के के नाम से उसे जानते हैं। क्या? प्राचीनतम सिक्कों को। अगला है इसकी साहित्य में आहत सिक्कों को क्या कहा गया? साहित्य में आहत सिक्का जो है, आहत सिक्कों को आखिर क्या कहा गया? तो उसे हम लोग कापा पर्ण कहे, यानी कि आहत सिक्कों को क्या कहा गया? तो कापा पर्ण कहा गया। कापा पर्ण कहा गया, यानी कि बी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यानी कि सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख है वह लिखने का कार्य मेरे साथियों कौन किया? तो यवन शासकों ने। कौन? यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया। अगला सवाल है मेरे साथियों कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासन से संबंधित है? हाथी गुफा जो अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है मेरे साथियों? ये आप सभी को बताना है। तो खारवेल शासक से संबंधित हाथी गुफा अभिलेख है। क्या? खारवेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख जो है मेरे साथियों वो किसका है? तो वो आपका किसका है मेरे साथियों? तो रुद्र दामन का। किसका? रुद्र दामन का जूनागढ़ या फिर गिरनार भी कहते हैं। ये अभिलेख जो है वो आपका रुद्र दामन का है। अगला मेरे साथियों कि प्रयाग स्तंभ लेख किस शासन से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख जो है वह किस किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त। किससे संबंधित है मेरे साथियों? समुद्रगुप्त से संबंधित है। 6 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख जो है वह किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन II से। किसे? पुलकेशिन II से ये एहोल अभिलेख संबंधित है। ओके। अगला सवाल है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि अभिलेखों का कोई अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी। क्या? एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या? एपिग्राफी। ओके। कि समुद्रगुप्त के बिना बजाते
सिक्के से क्या प्रमाण मिलता है? यानी कि समुद्रगुप्त के जो वीणा बजाते सिक्के से वो क्या प्रमाण मिलता है? क्या प्रमाण मिलता है? तो संगीत प्रेमी, क्या संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरिकमेडु से किस देश के सिक्के मिले? अरिकमेडु से किस देश का सिक्का मिला? तो रोम देश का। किसका मेरे साथियों? रोम देश का सिक्का मिला था। ओके, अगला सवाल है कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या उपलब्ध नहीं था? प्राग ऐतिहासिक काल में मेरे साथियों क्या उपलब्ध नहीं था? तो लिखित विवरण, वहां पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, तो लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था। ओके, अगला है, ज्ञानी मानव यानी कि जिसे हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं का आगमन लगभग कब हुआ? यानी ज्ञानी मानव का जो आगमन है वो लगभग कब हुआ था मेरे साथियों? ये आप सभी को बताना है। तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, यानी कि 30 से 40 हजार वर्ष पहले ज्ञानी मानव का आगमन हुआ था। ओके, अगला सवाल है कि पूरा पाषाण काल के समय किसे माना जाता है? पूरा पाषाण काल का समय किसे माना जाता है? तो 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व अगर चले जाए तो उसे हम लोग पूरा पाषाण काल का समय मानते हैं। ओके, अगला सवाल है, माइक्रोलिथी किस काल के औजार थे? माइक्रोलिथी जो था वह किस काल के औजार था मेरे साथियों? तो वह आपका मध्य पाषाण काल का। किसका? मध्य पाषाण काल का माइक्रोलिथी जो था वह आपका औजार था। ओके, अगला सवाल, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? यानी आग का जो आविष्कार है वह आपका किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। सबको पता होगा कि आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हो गया था। पहियों का आविष्कार किस काल में हुआ था? यानी कि पहियों का जो आविष्कार है वो आपका किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में। कब? नव पाषाण काल में पहियों का आविष्कार, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? यानी कि मनुष्य जो है अपना अस्थायी जीवन का प्रवृत्ति मतलब अस्थायी जीवन शुरू कब किया था? तो वह नव पाषाण काल में। कब? नव पाषाण में झोपड़ी उपड़ी डाल लिया, वो रहना शुरू किया, मतलब अस्थायी जीवन उन्होंने शुरू किया। कौन से काल में? तो नव पाषाण काल में। अगला है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? कृषि का जो प्रथम उदाहरण है मेरे साथियों वह आपका कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से। कहा? मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण मिलता है। कहां से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके साथियों, अगला सवाल है कि भारत में पूरा पाषाण औजारों की खोज सबसे पहले किसने की? यानी कि भारत में जो पूरा पाषाण के औजार थे, औजारों की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने ये भारत में पूरा पाषाण औजारों की खोज की थी। ओके, अगला सवाल, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो आपके किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। कहा मेरे साथियों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया मेरे साथियों? तो 2003 में। कब? 2003 में। भारत में मनुष्य का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? भारत में मनुष्य का जो पहला प्रमाण है वह आपका कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी पे। कहा? नर्मदा घाटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, जारवे संस्कृत से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है? जोरवे संस्कृत से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका ही हो जाएगा। भीमबेटका। भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे प्राचीनतम नगर किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अब फिर से आपका न्यू स्लाइड शुरू हो गया तो फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से दिखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। 1 से है तो क्या दिक्कत है, पूरा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना। तो मेरे साथियों सबसे पहला सवाल है कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति से सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? यानी कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति जो है पद्धति से सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है वो आपका क्या मानी गई है? तो 2400 से 1700 ईसा पूर्व। कब? 2400 से 1700 ईसा पूर्व। ओके,
अगला है कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने की थी? कार्बन 14 पद्धति की जो खोज है मेरे साथियों वो आपका किसने किया था? एफ लीवी। कौन? एफ लीवी ने कार्बन 14 पद्धति की खोज की थी। कौन? एफ लीवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर से सवाल है कि कार्बन 14 पद्धति में पदार्थ का अधिक प्राचीन कब माना जाता है? यानी कि कार्बन 14 पद्धति में पदार्थ को अधिक प्राचीन कब माना जाता है मेरे साथियों? ये आप सभी को बताना है। तो जब लोहा अधिक हो, जब लोहा अधिक हो तब उसे प्राचीन मानते हैं। ओके। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु सभ्यता की जो खोज है वह 1921 ईस्वी में हुआ था। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। ओके। अब सवाल है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज तो 1921 में हुई, बट सिंधु सभ्यता की खोज जो है मेरे साथियों वह आपका किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कौन? दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। अब अगला है कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का औपचारिक औपचारिक घोषणा किसने की? यानी कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की जो औपचारिक घोषणा है वो आपकी किसने किया मेरे साथियों? तो सर जॉन मार्शल ने। किसने? सर जॉन मार्शल ने ये आपकी घोषणा की थी। ओके। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? सिंधु सभ्यता को जो है वो किस युग में रखा गया? तो कांस्य युग में। किसमें? कांस्य युग में सिंधु सभ्यता को रखा गया। अगला सिंधु सभ्यता का मुख्य निवासी कौन थे? सिंधु सभ्यता का जो मुख्य निवासी थे वह कौन थे? तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। कौन? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय जो थे ये सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी थे। ओके। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल था मेरे साथियों वो आपका सूत कांगोडोर था। क्या? सूत कांगोडोर जो था सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल था। यहाँ से सारी चीज आप ध्यान से समझिएगा। अब एक सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन था? देखिए पश्चिमी जो हो गया तो सूत कांगोडोर हो जाएगा। अब पूर्वी की बात करें, पश्चिमी तो हो गया सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर। अब पश्चिमी जो है, पश्चिमी क्या हो जाएगा? ये जो सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है मेरे साथियों? तो आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर जो है सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल। पश्चिमी सूते कांगेडोर, पूर्वी तो आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ओके। अब है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, पूर्वी होगी पश्चिमी हो गई, अब उत्तरी स्थल जो है मेरे साथियों उत्तरी स्थल वह आपका कौन सा है? तो वह आपका मांदा है। क्या? मांदा। याद रखिएगा मांदा। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? देखिए चार साइड होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अब दक्षिण बचा हुआ है, तो सिंधु सभ्यता का दक्षिण स्थल जो है मेरे साथियों वह आपका कौन था? तो आपका जो दक्षिण स्थल था मेरे साथियों दाइमाबाद था। क्या? दाइमाबाद जो था वो सिंधु सभ्यता के दक्षिणी स्थल था। कौन? दाइमाबाद। ओके। अगला सवाल निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर नहीं था? तो देखिए मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा नगर था, हड़प्पा भी बड़ा था, धोलावीरा भी था, लेकिन ये वन मीला जो है ये नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। ओके। अगला धौलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? ये इनकी धौलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है उसको कब घोषित किया गया? तो 2021 में। कब हो जाएगा? 2021, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मेरे साथियों वो आपका हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा। सॉरी हड़प्पा नहीं, सॉरी हड़प्पा नहीं, राखी गढ़ी हो जाएगा। क्या? राखी गढ़ी। सॉरी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो आपका राखी गढ़ी हो जाएगा, ना कि हड़प्पा। ओके सॉरी। अब भाई राखी गढ़ी की खोज कब हुई? राखी गढ़ी की जो खोज है वह आपकी 1963 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। ओके। अगला सवाल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो है मेरे साथियों वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ओके। अब जोते हुए खेत का साज कहाँ मिलता है? ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में कराया था कि जोते हुए खेत का जो साज है मेरे साथियों वह कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा में मिलता है।
कहाँ, कालीबंगा में मिलता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं शायद वन लाइनर वाला में कराया था कि जोते हुए खेत का साच कहाँ खुद जोते हुए खेत का जो साच है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। ओके, अगला सवाल है, मन को बनाने का कारखाना कहाँ मिला, तो लोथल एवं चुनाहदोड़ो में, कहा चनहुदड़ो में मन को बनाने का कारखाना मिला। अगला, सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है, प्रकार की है, सिंधु लिपि जो है वह आपकी किस प्रकार की है, तो भाव चित्रात्मक, क्या भाव चित्रात्मक। देखिए, अगर आप लूसेंट कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो जितना भी वनडे एग्जाम हमारे भारत में होते हैं, यकीन मानिए जीके जीएस के मामले में अब किसी से एक 1% भी पीछे नहीं रहिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से जब आप जीके जीएस लूसेंट का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लूसेंट बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। और देखिए, लूसेंट का अच्छा करने का एक ही उपाय, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक ही चीजों को ज्यादा याद कीजिए। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप जितना हो सके चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और लूसेंट पर कमांड जरूर बनाइए। ये तो आपको, जब आप खुद से एक बार लूसेंट पढ़ लीजिए और एक बार हमारा वीडियोस देख लीजिए, लाइन बाय लाइन सारा हर एक पेज से क्वेश्चन ला रहा हूँ, बेहतरीन तरीका से आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब है कि सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी, सिंधु लिपि जो है मेरे साथियों वह आपके किस दिशा में लिखी जाती थी, तो दाई से बाई और लिखी जाती थी सिंधु लिपि। अब है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी, यानी कि लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी मेरे साथियों, वह आपकी कौन सी थी, तो वो आपके सुमेरिया था। कौन, सुमेरिया, सुमेरिया, कौन कौन सी, सुमेरिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का महास्नान नगर किसका उदाहरण है, मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार जो है वो किसका उदाहरण में साथियों, तो विशाल सार्वजनिक स्नान नगर का, ठीक है, विशाल सार्वजनिक स्नान नगर का हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य मूर्ति किसकी है, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त कांस्य मूर्ति जो है वो किसकी है, ये आप सभी को बताना है। तो नर्तिक का, किसका, नर्तिक का मूर्ति है। अगला सवाल है, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है, कि हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है मेरे साथियों, तो आपका एक से किसका मिलता है, तो एक सुरंगी पशु का, किसका, एक सुरंगी पशु का मिलता है। अगला, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला, अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो आपको कहाँ से मिले मेरे साथियों, ये आप सभी को बताना है। तो लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था, क्या, लोथल एवं कालीबंगा से। ओके, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के नगर विन्यास में किस पद्धति का प्रयोग हुआ, यानी कि ये जो सिंधु सभ्यता के नगर विन्यास में जो पद्धति यूज हुआ उस किस पद्धति का प्रयोग हुआ, तो ग्रिड पद्धति का, किसका, ग्रिड पद्धति का। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, यानी चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला था वो आपका लोथल से मिला था, कहाँ से मेरे साथियों, लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ओके, अगला सवाल है, तौल की इकाई किस अनुपात पर आधारित है, तौल की जो इकाई है वो किस अनुपात पर आधारित है, तो देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता का किस नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता को जो किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे साथियों सबसे पहला सवाल है कि यागों के नियमों के विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है, यानी यागों के नियम एवं विधि विधानों का जो संकलन है वो आपका किस वेद में मिलता है मेरे साथियों, तो आपका यजुर्वेद में मिलता है, किसका, यजुर्वेद में मिलता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि अगर यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों की बात हो तो वह आपका यजुर्वेद में मिलता है। अगला है, गद एवं पद दोनों में रचित वेद कौन सा है, कौन सा वेद है जो आपका गद में भी लिखा हो और पद में भी लिखा है, कौन सा वेद है, तो ये आपका यजुर्वेद है, कौन सा, यजुर्वेद। तो सवाल है कि गद एवं पद दोनों में रचित वेद कौन सा है, तो यह आपका यजुर्वेद, क्या, यजुर्वेद ही है जो गद में और पद में दोनों में लिखा हुआ है। ओके, अगला सवाल है, साम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है,
शाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका क्या है? गान है। क्या है? गान। शाम शब्द का जो आर्थिक शब्द है मेरे साथियों, वह आपका गान को कहा माना गया है। अगला, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? यानी कि कौन सा वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो वो उसे हम लोग साम वेद को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या? साम वेद को। ओके। अब अगला सवाल है कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई वैसा व्यक्ति जो सामवेद का पाठ करता हो, यानी सामवेद को पढ़ता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उगात्रु कहते हैं। क्या? उगात्रु सामवेद के पाठकर्ता को कहते हैं। अगला है कि अथर्ववेद के रचयिता किसे माना जाता है? अथर्ववेद का रचयिता जो है उसे हम लोग किन्हें कहते हैं, किन्हें माना जाता है? तो अर्थव ऋषि को। किसको? अथर्व ऋषि को हम लोग अथर्ववेद का रचयिता मानते हैं। याद रखिएगा, अथर्ववेद से अर्थव ऋषि। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में कुल मंत्र की संख्या कितनी है? तो वह 731 मंत्र है। अथर्ववेद में कुल कितना मंत्र है मेरे साथियों? तो वह आपका 731 मंत्र है। अगला है कि औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह आपका किस वेद में मिलता है? तो वो भी आपका अथर्ववेद में मिलता है। कौन सा? अथर्ववेद में मिलता है। मैं आपको एकदम शेड्यूल यानी लाइन बाय लाइन सारा चीजें करा रहा हूँ, जिससे आगे चलकर आपकी दिक्कत ना हो और बेस्ट से बेस्ट आपकी तैयारी हो सके। अब बस एक बार अगर लूसेंट पढ़े हैं तो देखिएगा आपका 100% में 100% सवाल बनेगा। नहीं तो आप बस लूसेंट का फर्स्ट पेज पढ़िए, सेकेंड पेज पढ़िए, थर्ड पेज पे, ऐसे सिर्फ आपको पढ़ लेना है और सवाल टेंशन नहीं लेना है। आपको ये सारा सीरीज देख डालना है। आप बस अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा बुक, उसके बाद जब आप सवाल करा लीजिएगा आपसे सारा सवाल बनेगा। अब जाकर पेज नंबर 1 2 खोलिए, सारा क्वेश्चन वहीं से आपका मिलते हैं। ओके। अगला सवाल है कि पृथ्वी सूक्त किस वेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? पृथ्वी सूक्त जो है वह किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है मेरे साथियों? तो वह अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद का। अब है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है मेरे साथियों? तो वह आपका ऋग वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद जो है वह हमारा ऋग वेद ही है। क्या? ऋग वेद। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अब अगला सवाल है कि सबसे बाद का वेद कौन सा? तो बाद क्या शब्द है? ये माने सबसे न्यूनतम वेद कौन सा है? यानी सबसे बाद का मतलब वही हुआ न्यूनतम। तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। क्या? अथर्ववेद। अगला है शुक्ल यजुर्वेद का प्रमुख शाखाएं कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद का जो प्रमुख शाखाएं हैं वह आपकी कौन सी है मेरे साथियों? तो वह आपका मध्यान्ह व कानव है। तो वो आपका माध्यान्ह और कानव जो है वो आपका शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद का प्रमुख शाखाएं हैं। ओके। आगे बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं मेरे साथी वो कौन सी है? तो तैतरिया है। कौन? तैतरिया जो है, तैतरिया वो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं है। अगर सामवेद की शाखाएं कौन सी है? सामवेद की शाखाएं कौन सी है? तो कैथुम है। क्या? कैथुम है जो सामवेद की शाखाएं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके। अब है कि अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी है? अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वह आपकी कौन सी है? तो अथर्ववेद की जो शाखाएं है वह आपकी शौनक है। क्या? शौनक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर संहिताओं के बाद किसका स्थान आता है? संहिताओं के बाद जो है वह आपका किसका स्थान आता है? तो ब्राह्मण एवं आर्यन का उपनिषद का। किसका? ब्राह्मण ब्राह्मण एवं आर्यक का उपनिषद का स्थान आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह आपके किस शैली में लिखे? तो गद्य में। किसमें? गद्य में। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो है आपके किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण जो है आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ओके साथियों। अगला सवाल है ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण जो है आपका ऋग वेद से संबंधित है। उपनिषदों की कुल संख्याएं कितनी मानी जाती है? तो 108। मतलब कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कोई भी पूछे तो कितनी? 108। ओके।
अगला सवाल है कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो आपके किस उपनिषद में मिलते हैं मेरे साथियों? तो वो आपका ज्वाला क्या ज्वाला उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ओके, आगे बात करें तो सबसे प्राचीन एवं प्राणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक सॉरी सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है, ये आप सभी को बताना है। तो वह आपका मनु स्मृति हो जाएगी। मनु स्मृति सबसे प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है। सॉरी, ओके। अगला है कि छह वेदांगों में कौन सा सूत्र उच्चारण से संबंधित है? छह वेदांगों में से कौन सा जो है वह शुद्ध उच्चारण से संबंधित है मेरे साथियों? तो आपका शिक्षा क्या शिक्षा सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा माना जाता है, यानी कि सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है या फिर हम किसे मानते हैं? तो गौतम का, किसका? गौतम। ओके, अगला सवाल है कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण जो है वह कौन सा आपका माना जाता है? तो मत्स्य पुराण, क्या मत्स्य पुराण ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन सा है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, इसका भी ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि राज तरंगिणी का लेखक कौन सा है? राज तरंगिणी का जो लेखक है मेरे साथियों वह आपका कल्हन है। कौन है? कल्हन। आगे बढ़े तो सिंध विजय का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सिंध विजय का जो वर्णन है ना वो चन्नामा में, किसमें? चचनामा में, सॉरी, चचनामा ग्रंथ में आपका मिलता है, यानी 28 का सी सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे सवाल तो देखिए, आगे कोई नंबरिंग देख के नहीं गड़बड़ा जाइएगा कि फिर से आप एक नंबर से स्टार्ट कर दिए, नहीं। वो टाइपिस्ट का प्रॉब्लम है कि वो यार 28 के बाद सीधा 1 2 3 कर दिए, कोई बात नहीं। तो जो उन्हें मैं क्वेश्चंस दूंगा वही तो वो सेट करके देंगे। बट कोई बात नहीं, नंबरिंग से क्या मतलब, यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से सारे सवाल को देखिएगा कि कौन से सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि अष्टधाई के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो आपके कौन थे? तो आपका पाणिनि थे। कौन? पाणिनि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, आगे अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी से किस काल का राजनीतिक जानकारी मिलती है? किस काल का राजनीतिक जानकारी मिलता है? तो आपका मौर्य पूर्व एवं मौर्य काल का, किसका? मौर्य पूर्व एवं मौर्य काल का जानकारी मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? लिपि शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वह आपके किस ग्रंथ में मिलते हैं? किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो वो आपका अष्टाध्यायी ग्रंथ में, किसमें? अष्ट अष्टाध्यायी ग्रंथ में ही लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है। अगला है गार्गी संहिता का रचयिता कौन है? गार्गी संहिता का रचयिता कौन है या फिर हमें किसे कहते हैं? तो क्या कात्यायन। कौन? कात्यायन कात्यायन जो है वो गर्गी संहिता का रचयिता है। ओके, अगला सवाल है यवन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यवन आक्रमण का जो उल्लेख है वो गार्गी संहिता में मिलता है। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। महाभाष्य का लेखक कौन थे? महाभाष्य का जो लेखक थे मेरे साथियों वह आपके कौन थे? तो पतंजलि थे। कौन थे? महाभाष्य का लेखक पतंजलि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है पतंजलि किस शासन के पुरोहित थे? वो पतंजलि जो थे किस शासक का पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, अब आगे सवाल देखिए, अब इतना तक जो भेद था हमारा वो पूरे तरीका से कंप्लीट हो गया। मतलब कह सकते कि बहुत अच्छे तरीका से हम लोग लुसेंट का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज ये सब पढ़ लिए हैं। तो मानो तो शॉर्ट वे में, कम सवाल में। अब आगे आते हैं, आगे चलिएगा तो मिलेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सबको पता है कि इतिहास का पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। किसको? हेरोडोटस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके,
अब आगे पढ़िएगा तो हेरोडोटस ने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो लिखा हुआ हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये आपका हेरोडोटस ने। कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि हिस्टोरिका हिस्टोरिका नामक बुक जो है वो किसने लिखा था? तो हेरोडोटस। या फिर बोल देगा कि हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हिस्टोरिका। ओके। अब इंडिका का लेखक कौन थे? अब इंडिका एक बुक है, इंडिका भी एक बुक है, उसका लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। कौन? मेगास्थनीज। अब आपका सवाल में मजा आएगा क्योंकि बेद या उठपटांग थोड़ा टॉपिक था, उसमें थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता था, ज्यादा पढ़ना पड़ता था, लेकिन ये इतिहास मजा आएगा। आप पढ़ चुके हैं पहले, कहीं जरूर पढ़े होंगे, नहीं तो लुसेंट पढ़ रहे होंगे, तो आपको मजा आएगा क्योंकि अब सब सवाल आपको नाम सुना सुना मिलेगा। तो इंडिका का लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। ओके। अब है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या कि ये जो है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर लगा लीजिए, है ना। अगला सवाल है डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस जो है वह आपके किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार। किसके? बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। ओके। अगला है डायनोसियस किस शासन के दरबार में आया था? डायनोसियस जो है वो किस शासक के दरबार में मेरे साथियों आया था? तो आपका अशोक के शासन काल में आया था। यस, अशोक के शासन काल में डायनोसियस आया था। अब देखिए चीजों को जितना बार पढ़िएगा वो आपका कन्फर्म होगा, है ना। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल जो है किताब, ये आपका किसने लिखा मेरे साथियों? तो टॉलमी ने। किसने? टॉलमी ने भारत का भूगोल पुस्तक को लिखा था। कौन? टॉलमी। भारत का भूगोल लिखा था कौन? टॉलमी। याद कर लीजिएगा। ओके। अब एक सवाल मैं आपको कमेंट में दूंगा कि नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है, तो इसका आंसर मेरे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और जिसका कमेंट सबसे पहले आया मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा। ओके। ओके। तो नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन था, ये आपका होमवर्क रह गया, है ना। अगला सवाल है पेरिपस ऑफ द एरिथीनियन एरिथीलियन सी में किस विषय का वर्णन है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में किस विषय का वर्णन है मेरे साथियों? तो भारतीय बंदरगाह एवं व्यापार का। किसका? भारतीय बंदरगाह एवं व्यापार का उसमें वर्णन है। ओके। अगला सवाल है कि फाहियान किस गुप्त शासन के दरबार में आया था? फाहियान जो है वो किस गुप्त शासन के दरबार में आपका आया था मेरे साथियों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसका? चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन काल में आया था। अब है कि ह्वेनसंग किस शासन के काल में भारत आया था? ह्वेनसंग जो है वो भारत किसके शासन काल में आया था? ये भी सवाल बनता है मेरे साथियों। तो ये आपका हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। कब? हर्षवर्धन के शासन काल में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है सीयू की किसका यात्रा वृत्तांत है? सीयू की जो है वो किसका यात्रा वृत्तांत है मेरे साथियों? ये आप सभी को बताना है। तो हेवेनसंग का था। किसका? हेवेनसंग का। अगला नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति हेवेनसंग के समय कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो हेवेनसंग के समय कौन थे मेरे साथियों? तो वो आपका कौन थे? शिलभद्रा। कौन? शिलभद्रा उस समय के कुलपति थे। कौन? शिलभद्रा। ओके। अगला सवाल है कि इलिंग यानी कि इतिसंग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया? इलिंग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया? तो नालंदा एवं विक्रमशिला। नालंदा एवं विक्रमशिला विद्यालय का इन्होंने वर्णन किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किताब उल हिंदी का लेखक कौन थे? तो अलबू रूनी। कौन? अलबू रूनी किताब उल हिंदी का लेखक थे। कौन? अलबू रूनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि इब्न बतूत को दिल्ली का काजी किसने नियुक्ति किया? इब्न बतूत को दिल्ली का काजी किसने नियुक्ति किया मेरे साथियों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है कि राज तरंगिनी का लेखक कौन थे? तो कलहन। कौन? यहीं पे एक ही ऑप्शन कटा हुआ था, ऑप्शन हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अगला सवाल है मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आया था?
मार्को पोलो जो है किस देश की यात्रा पर आया था मेरे साथियों? तो आपका कौन देश की यात्रा पे आया था ये? तो पांड्य देश की यात्रा पे आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व पर का पितामह किसे कहा जाता है? क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो ये अलेक्जेंडर कनिंधन को कहा जाता है। किन्हें? अलेक्जेंडर कनिंधम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख जो आपका हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ? हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सर्वप्रथम दूरबीक्षण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। मैंने आपको 2 सवाल दिया है। अगर वो सवाल कोई फास्ट करके भूल गए होंगे तो ये सवाल जरूर आप कमेंट में कीजिएगा। जिनका फर्स्ट कमेंट आया मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा। ओके। अगला सवाल है, हन आक्रमण का प्रथम प्रमाण किससे मिलता है? हन आक्रमण का जो प्रथम प्रमाण है वो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। किससे? भीतरी स्तंभ लेख से मेरे साथियों। 1 मिनट। भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। अगला है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण जो है किस अभिलेख से मिलता है? तो एरन। किससे? एरन अभिलेख से आपका मिलता है। ओके। अगला सवाल है, रेशम बुनकरों के की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर से। किससे? मंदसौर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, बुर्ज होम बुर्ज होम पुरस्कार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो फर्स्ट सवाल है कि संदैव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? जो संदैव सभ्यता के लोग थे मेरे साथियों, वो यातायात मतलब कि कहीं आने जाने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो बैलगाड़ी एवं भैंस की गाड़ी को, मतलब भैंस गाड़ी, बैलगाड़ी भी बोल सकते हैं एवं भैंस गाड़ी। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पहिया का भी खोज हो गया था, आग का भी खोज हो गया था। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। ओके। तो संदैव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? तो बैलगाड़ी या फिर भैंस गाड़ी का। ओके। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलूहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? मतलब मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो मेलूहा, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मेलूहा शब्द है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु सभ्यता के लिए। किसके लिए मेरे साथियों? सिंधु सभ्यता के लिए ये मेलूहा शब्द मतलब प्रयुक्त है। ओके। सो अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के शासन सभ्यता किस वर्ग के हाथों में था? यानी कि हड़प्पा संस्कृति के जो शासन सभ्यता था वो किस वर्ग के हाथों में था, ये आप सभी को बताना है। तो ये जो शासन सभ्यता था वह वणिक वर्ग के लोग के हाथ में था। वणिक वर्ग के लोग के हाथ में। ओके। अब अगला सवाल है मेरे साथियों कि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा? यानी कि पिगट जो थे उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा था मेरे साथियों? तो पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बोला था जुड़वा राजधानी। क्या बोला था? जुड़वा राजधानी। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता में धरती को किस रूप में पूजा जाता था? सिंधु सभ्यता में जो धरती था, धरती को किस रूप में आखिर पूजा जाता था मेरे साथियों? किस रूप में? तो उर्वरता की देवी के रूप में। किसका? उर्वरता की देवी के रूप में। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है वो किस सभ्यता का देन माना जाता है? जो स्वास्तिक चिन्ह है मेरे साथियों वो किस सभ्यता का देन है, मतलब किस सभ्यता का देन को माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता। किसका? यानी कह सकते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह कौन सा सभ्यता दिया था, मतलब कौन सा सभ्यता देने का, मतलब सभ्यता दिया था चिन्ह, कौन सा स्वास्तिक चिन्ह? तो हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। क्या? हड़प्पा सभ्यता। ओके। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक किसकी उपासना प्रचलित थी? मतलब कि सिंधु सभ्यता में जो थी सबसे अधिक, यानी सर्वाधिक बोल सकते हैं, किसकी उपासना प्रचलित थी? तो मातृ देवी का। किसका? मातृ देवी का सबसे अधिक उपासना प्रचलित थी। किसका? मातृ देवी का। ओके। सो अगला सवाल है कि संदैव समाज में
संतात्मक होने का अनुमान किससे लगाया गया? ये इनके संदैव समाज में जो मातृ सनातात्मक होने का जो अनुमान है वो किससे लगाया गया था? तो स्त्री के जो मूल मूर्तियों था, मूर्तियों से, किसके? स्त्री के मूल मूर्तियों से ये अनुमान लगाया गया था। ठीक है, स्त्री के मूल मूर्तियों से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संदैव वासी किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? संदैव वासी जो थे, वासी जो वहां के जो लोग थे, वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो सूती एवं ऊनी, किसका? सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। ओके, संदैव सभ्यता में तलवार के विषय में क्या तथ्य था? यानी कि संदैव सभ्यता में तलवार के विषय में क्या तथ्य था, ये आप सभी को बताना है। तो लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये जो संदैव सभ्यता में जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। ओके, अब अगला शब्द है मेरे साथियों कि कालीबंगा का अर्थ जो है वो क्या है? यानी कालीबंगा का जो अर्थ है वो क्या है? तो काली चिड़िया, क्या? काली चिड़ियाएं जो है वो कालीबंगा का अर्थ है, क्या? काली चुड़ियाएं, ठीक है ना? काली चुड़ियाएं जो है, काली चुड़ियाएं जो है वो कालीबंगा का अर्थ है। ठीक है, काली चुड़ियाएं याद रखिएगा, है ना? अगला सवाल है कि शनमुख के संबंध में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? शनमुख के संबंध में जो है वो कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो जलाना एवं दफनाना, जलाना एवं दफनाना दोनों जो शवों के संबंध में थी, ये प्रथा प्रचलित थी। ओके, अगला सवाल है कि संदैव सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या माना गया? यानी कि संदैव सभ्यता के जो विनाश था उसका प्रमुख कारण किसे माना गया? तो वह बाढ़ को माना गया। किसको? बाढ़ के कारण ही संदैव सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा इसका कारण माना गया। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई मिट्टी है जो आग में अगर उसे पका दिए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग टेरा कोटा कहते हैं। क्या? टेरा कोटा, यानी कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है? तो टेरा कोटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अब अगला सवाल है कि ऋग वैदिक काल की जो अवधि है वो क्या मानी जाती है? यानी कि ऋग वैदिक काल का जो अवधि है वह मेरे साथियों क्या मानी जाती है? तो देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, क्या? 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल का अवधि माना जाता है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? यानी कि उत्तर वैदिक काल की जो अवधि है वो कितना मानी जाती है? तो वो 1000 से 600 ईसा पूर्व, क्या? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ओके, अगला सवाल है कि आर्यों के मूल निवास स्थान किसने मध्य एशिया माना? आर्यों का जो मूल निवास स्थान है किसने मध्य एशिया माना था? आर्यों का जो मूल निवास स्थान किसने जो है वो मध्य एशिया माना था? मैक्सवेल मूलर। कौन? मैक्स मूलर जो है ये आर्यों के मूल निवास स्थान को मध्य एशिया माना। ओके, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की जो भाषा थी मेरे साथियों वह क्या थी? तो आर्यों का जो भाषा थी वह संस्कृत थी। क्या? आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? तो वह आपका संस्कृत थी। ओके, अगला सवाल है कि प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है? प्रशासनिक इकाइयों का जो आरोही क्रम है मेरे साथियों वह क्या है? देखिए, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये इसका आरोही क्रम है। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र याद कर लीजिएगा। अच्छा, ग्राम का मुख्य क्या कहलाता है? ग्राम का मुखिया, सॉरी, ग्राम का जो मुखिया है मेरे साथियों वह आपका क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग ग्रामीण के नाम से जानते हैं। ग्राम का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण कहते हैं, ग्रामीण। ओके, अब अगला सवाल है कि सभा एवं समिति का कार्य क्या था? सभा एवं समिति का जो कार्य था, काम था, वह मेरे साथियों क्या था? तो वो जो था राजों का सलाह देना। क्या? राजा को सलाह देने का काम कौन करता था? तो सभा एवं समिति, तो इनका यही काम था कि राजा को सलाह देना। ओके, अगला सवाल है कि गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? गविष्टि शब्द का जो अर्थ है वो है गायों की खोज। गविष्टि शब्द का क्या है? गायों का अर्थ क्या है? गायों की खोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कभी कोई पूछे कि गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? तो गायों की खोज। ओके, अगला सवाल है दसराग युद्ध जो है किस नदी के तट पर हुआ? दसराग युद्ध है वो किस नदी के तट पर हुआ था मेरे साथियों? तो ये दसराग युद्ध जो है वो आपका परुशनी नदी, जो रावी नदी कहती है, परुशनी नदी के तट पर हुआ था। ओके, अगला है कि ऋग वैदिक
समाज में वर्ण विभाजन किस आधार पर था? यानी कि ऋग वैदिक समाज में जो वर्ण विभाजन था, वर्ण विभाजन, वो आखिर किस आधार पर था मेरे साथियों, ये आप सभी को बताना है। तो ये जो वर्ण विभाजन था वो व्यवसाय के रूप में था। किसका? किस पर आधारित था? किस आधार पर था? तो व्यवसाय के आधार पे था। ओके। अगला सवाल है कि परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? परिवार का मुखिया जो है वो क्या कहलाता है मेरे साथियों? तो उसे हम लोग कुलप कहते हैं। क्या? कुलप। परिवार का मुखिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कुलप कहते हैं। अच्छा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? ऐसी महिला जो जीवन भर कभी शादी ना करे, अविवाहित रहे, मतलब कि उस शादी से उसे कोई शादी करे ही नहीं, तो उस महिला को हम लोग क्या कहते हैं? तो अमाजू कहते हैं। क्या? अमाजू, याद रखिएगा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? तो अमाजू कहते हैं। क्या? अमाजू। ओके। अगला सवाल है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? पेय मतलब होता है कि पीने वाला। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था मेरे साथियों? तो वह आपका क्या था? सोमरस था। क्या? सोमरस। अच्छा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था मेरे साथियों, वह क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ओके। अगला सवाल है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जो जनक है मेरे साथी, वो किसे कहा जाता है? तो कनाद का। किसको? कनाद को। कनाद का। इसे भारतीय परमाणु का जनक कहते हैं। किसको? कनाद को। ओके। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? यानी कि कुल उपनिषद जो है मेरे साथी वो कितनी है? तो कुल उपनिषद 108 है। कोई पूछे कुल वेद कितना है? तो कुल वेद 4 है। उपनिषद पूछे तो 8, 108 है। ओके। अगला सवाल है, तो देखिए कोई अबक बकाना नहीं कि आपका सवाल फिर एक से शुरू हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन इस तरीका से टाइप किया हुआ है कि यार 1 से 30 या 45 जाएगा, तो फिर से 1 से कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, लगातार नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो पूरा है ना। अगला सवाल है कि गाय की हत्या या उसे घायल करने पर वेदों में क्या दंड बताया गया? यानी कि कोई गाय है, गाय का अगर कोई हत्या करता है या फिर उसे मारता है, मार के उसे घायल कर देता है, तो उसे वेदों में क्या दंड बताया गया है मेरे साथियों? ये आप सभी को बताना है। तो उसे मृत्यु दंड या देश निकाला निकाला कहते हैं। क्या? देश निकाला। यानी मृत्यु दंड या देश निकाला दंड बताया गया है वेद में। ओके। अगला है, श्रीदत्त प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? श्रीदत्त प्रथा का जो प्रारंभ है मेरे साथियों, वह आपका किसने किया था? तो निमि ने। किसने? निमि ने श्रीदत्त प्रथा का प्रारंभ किया था। निमि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था? आर्यों का जो प्रिय पशु था मेरे साथियों, वह आपका क्या था? तो वह आपका घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। अगला कि ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे मेरे साथियों, वो कौन थे? तो इंद्र थे। कौन? इंद्र भगवान जो थे वो सर्वाधिक प्रिय देवता थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोहे को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? लोहा जो है मेरे साथियों, अभी हम लोग लोहा बोलते हैं, इसको अगर वैदिक काल की बात किया जाए तो वैदिक काल में लोहा को क्या बोलते थे? तो श्याम यश कहते थे। क्या? श्याम यश लोहा को वैदिक काल में कहा जाता था। अच्छा, तांबे को क्या कहा जाता था? तो तांबे को जो कहा जाता था वो लोहित यश कहा जाता था। क्या? लोहित यश। क्या? लोहित यश। लोहा को श्याम यश, तांबे को लोहित यश कहा जाता था। ओके। अगला सवाल है, व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? यानी कि व्यापार हेतु जो व्यक्ति दूर दूर जाते थे उन्हें क्या कहते थे? तो पन्नी कहते थे। क्या उन्हें कहते थे? पन्नी। ऋग वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? यानी कि ऋग वैदिक काल में जो लेन देन की प्रणाली थी वह कौन सी प्रणाली थी जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय। क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी, वस्तु विनिमय प्रणाली वो सबसे अधिक प्रचलित थी। ओके। अगला सवाल है कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? मतलब कि कोई पैसा दिया, उसका अगर कोई ब्याज लेता था तो उसको हम लोग क्या कहते थे? तो उसको हम लोग वेक नोट कहते थे। क्या? वेक नोट के नाम से जानते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नोट कहा जाता था। ओके। अगला सवाल है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ के रूप में किस देवता की पूजा होती थी?
मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ में के रूप में किस देवता की पूजा होती थी? तो अग्नि देवता का। किसका मेरे साथियों? अग्नि देवता का पूजा होता था। ओके। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो वो आपको गंगा नदी को माना गया है। अगला, ऋग्वेद में गंगा गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जो गंगा का उल्लेख है मेरे साथियों वो कितनी बार हुआ है? तो वह एक बार हुआ है। कितनी बार? एक बार। कितना बार हुआ? ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है वो एक बार हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वह गंगा नहीं मेरे साथियों, सरस्वती को माना गया। किस? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया। आई थिंक मैं आपको गंगा बता दिया, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सरस्वती जो है वो सही आंसर है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी इसी को माना गया है, सरस्वती को। अच्छा, ये बात है कि ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है वो कितनी बार है? तो वह एक बार है। ओके। अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए? उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र के स्थान पर कौन जो सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? तो आपका प्रजापति। कौन? प्रजापति। अगला सवाल है उत्तर वैदिक काल में राज राज्य राजभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? यानी कि उत्तर वैदिक काल में राज्यभिषेक के जो समय था वह कौन सा यज्ञ पूरा मतलब किया जाता था मेरे साथियों, ये बताना है। तो राजसूय जो यज्ञ है वह किया जाता था। क्या? राजसूय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पर होने लगा? उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण का निर्धारण है वह आपका किसके आधार पर होने लगा? किस आधार पे होने लगा? तो जन्म के आधार पे। किसके आधार पे? जन्म के आधार पे होने लगा। वरुण देवता किससे संबंधित थे? वरुण देवता जो थे वह आपका किससे संबंधित थे? तो समुद्र एवं विश्व के नियाम के। किसके? समुद्र एवं विश्व के नियामक के से संबंधित थे। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है मरुत किसके देवता थे? मरुत जो थे वो किसके देवता थे मेरे साथियों? तो आंधी तूफान के। किसके? आंधी तूफान के। उत्तर वैदिक काल में हल की रेखा को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में जो हल की रेखा को है वो क्या कहते थे? तो उसे हम लोग सीता कहते थे। क्या? सीता के नाम से जानते थे। उत्तर वैदिक काल में अगर हल की जो रेखा है उसे हम लोग सीता के नाम से जानते थे। ओके। अगला सवाल है कि संख्या दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है? संख्या दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की जो संख्या मेरे साथियों कितना है? तो वो 25 है। कितना? 25। सप्तम जयते की उपनिषद से लिया गया है। सप्तम जयते जो है वह आपका किस उपनिषद से लिया है? तो मुंडक को उपनिषद से। किसको? मुंडक को उपनिषद से यह आपका सप्तम जयते लिया गया है। अगला सवाल है गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? यानी कि गायत्री मंत्र जो है वो कौन से देवता से संबंधित या फिर संबोधित है? कौन सा देवता को? तो आपका सवित्री। किसका? सवित्री देवता से। ओके। गोत्र संस्था का जन्म कब हुआ? गोत्र संस्था का जो जन्म है, गोत्र संस्था का जो जन्म है वो साथियों कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का जो पुराना नाम है मेरे साथी वो क्या है? तो जय संहिता। क्या? जय संहिता जो है वो महाभारत का पुराना नाम है। संख्या दर्शाने का प्रवर्तक कौन थे? संख्या दर्शन का जो प्रवर्तक थे मेरे साथियों वह कौन थे? तो कपिल थे। कौन थे? कपिल। ओके। अगला सवाल है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो आपका पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक थे वो कपाद थे। कौन? कपाद। ओके। नहीं, कनाद थे। सॉरी, कनाद, कपाद नहीं, कनाद थे। वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक थे वो कनाद थे। ओके। अगला सवाल है मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? मीमांसा दर्शन का जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी थे। कौन? जैमिनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। कौन थे? जैमिनी। वेदांत दर्शक का प्रवर्तक कौन थे? वेदांत दर्शक का जो प्रवर्तक थे मेरे साथियों वह कौन थे? तो वो आपका तो वादरायन थे। कौन?
वादरायण जो थे वो वेदांत दर्शन का प्रवर्तक थे। ओके, अगला है, योग में मुक्ति प्राप्ति से साधनों में कौन शामिल नहीं है? योग में मुक्ति प्राप्ति के साधनों में कौन जो है वो शामिल नहीं है? तो व्यापार, क्या व्यापार शामिल नहीं है? ओके, अगला सवाल है, न्याय दर्शन में मुक्ति के लिए किस पर बल दिया गया? न्याय दर्शन में मुक्ति के लिए किस पर बल दिया गया मेरे साथियों? तो इसका आंसर आप लोग एक का आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, देखता हूं कि इनका आंसर सही होता है। ओके, वेदांत दर्शन के आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? ध्यान से समझिएगा, वेदांत दर्शन के आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता जो है मेरे साथी वो कौन थे? तो ये जो थे ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता वो थे वादरायण। क्या वादरायण जो थे वो वेद दर्शन के आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का रचयिता थे। ओके, कौन? वादरायण, याद रखिएगा। अगर वेदांत के अनुसार जीवन का वास्तविकता क्या है? वेदांत के अनुसार जो जीवन का वास्तविकता है मेरे साथियों वो क्या है? तो वो ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मण जो है वेदांत के अनुसार जीवन का वास्तविकता क्या है? ब्राह्मण। ओके, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वेदांत के अनुसार शेष सब क्या है? वेदांत के अनुसार जो ये शेष सब है, शेष सब यह क्या है? तो शेष सब जो है वह माया है। क्या है मेरे साथियों? शेष सब जो है वो माया है। ओके, अगला सवाल है, प्रस्थान यात्री में कौन शामिल है? प्रस्थान यात्री में जो है मेरे साथियों वह कौन शामिल है? तो वह आपका उपनिषद शामिल है। क्या उपनिषद? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि नास्तिक विचारधारा वेदों की किस पर विश्वास नहीं करती है? ये जो नास्तिक विचारधारा है वो वेदों की किस पर जो है वो विश्वास नहीं करता है मेरे साथियों? तो वो आपका प्रामाणिकता पे, किसको किस पे विश्वास नहीं करता है? तो प्रामाणिकता पे जो है वह विश्वास नहीं करता है। नास्तिक विचारधारा कितनी उप उपधाराओं में बटी है? नास्तिक विचारधारा जो है वो कितनी उपधाराओं में बटी हुई है मेरे साथियों? तो वो आपके 3 उपधाराएं में बटी हुई है। कितनी मेरे साथियों? 3 उपधाराएं में बटी हुई है नास्तिक विचारधारा। ओके, अगला सवाल है कि लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? लोकायत दर्शन के जो प्रवर्तक थे मेरे साथियों वह कौन थे? वह बृहस्पति थे। कौन थे? बृहस्पति। लोकायत दर्शन का जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? बृहस्पति थे। अगर लोकायत में कितने तत्व माने गए? लोकायत में जो तत्व है वो कितने तत्व माने गए? तो वह 4 तत्व माने गए। लोकायत में कितने तत्व माने गए? तो 4 तत्व माने गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकायत किस तत्व में नहीं मानता है? लोकायत जो है वो किसे तत्व में नहीं मानता है मेरे साथियों? लोकायत के अनुसार कौन तत्व नहीं है? तो लोकायत अग्नि, जल, वायु को तत्व में नहीं मानता है। लोकायत जो है, लोकायत वो वायु को तत्व में मानता ही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक सवाल कि खाओ पियो और मस्त रहो किससे जुड़ा है? तो ये बौद्ध से जुड़ा हुआ है। किससे? बौद्ध से। इधर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे देख रहे तो पेज आपका नीचे चेंज हो गया, तो बौद्ध से जुड़ा हुआ है। ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है उतना। ओके, अगला सवाल है कि अज्ञान विचारधारा किसमें विश्वास करती थी? अज्ञान विचारधारा जो है वह किसमें विश्वास करती थी मेरे साथियों? ये आप सभी को बताना था। संन्याय में, किसमें? संशय में। किसमें? संशय में विश्वास करती थी। अज्ञान अज्ञान विचारधारा किससे में विश्वास करती थी? तो संशयन में। किसमें? संशयन में। आजीवन संप्रदाय की स्थापना किसने की? आजीवन संप्रदाय की जो स्थापना है वह मेरे साथियों किसने की? तो आपका किसने की थी आजीवन संप्रदाय की स्थापना? मखल्ले पुत्री मखल्ली पुत्र गोसल ने आजीवन संप्रदाय की स्थापना किया था। कौन? मखल्ली पुत्र गोसल ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, आजीवन कर्म सिद्धांत को क्या मानते थे? आजीवन कर्म सिद्धांत को क्या मानते थे? तो भ्रामक मानते थे। क्या? भ्रामक। आजीवन कर्म सिद्धांत को क्या मानते थे? तो भ्रामक। अगला सवाल है कि श्रावस्ती किसका केंद्रक था? श्रावस्ती जो था वो किसका केंद्रक था? तो आजीवन का केंद्रक था।
श्रावस्ती, श्रावस्ती किसका केंद्रक था? तो आजीवक का केंद्रक था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी भारत जो था उस समय वो कितने महाजनपदों में जो था मेरे साथी वो आपका विभाजित था? तो वह 16 महाजनपदों में विभाजित था। कितना? 16। अब यहाँ से हम लोग राजधानी देखेंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अंग की राजधानी क्या थी, यानी अंग की जो राजधानी थी मेरे साथियों वह आपकी क्या थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। कौन? चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अगला सवाल है मगध की राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी मेरे साथियों वो कौन थी? तो राजगृह। कौन? राजगृह जो था वो मगध की राजधानी थी, राजगृह। काशी की राजधानी थी, काशी की जो राजधानी थी मेरे साथियों वो कौन थी? वाराणसी। कौन? काशी की राजधानी कौन थी? कहाँ था काशी का राजधानी? तो वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। ओके, अगला सवाल है कौशल की राजधानी थी, कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बीजी की राजधानी थी, बीजी की जो राजधानी थी वो क्या थी? वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। मल्ल की राजधानी थी, मल्ल की जो राजधानी थी मेरे साथियों का थी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। मल्ल की जो राजधानी थी वो क्या थी? कुशीनगर। ओके, अगला सवाल है कि चेदी का राजधानी थी, चेदी का जो राजधानी है मेरे साथी वो क्या थी? तो सुंतीवती। क्या? सुंतीवती जो थी वो चेदी की राजधानी। कौन? सुंतीवती। बत्सय की राजधानी थी, बत्सय की जो राजधानी है मेरे साथियों वह कौन थी? बत्सय की जो राजधानी थी वह कौन थी? कौशाम्बी। कौन? बत्सय की जो राजधानी थी वो कौन थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल है कुरु की राजधानी थी, कुरु की जो राजधानी थी वो कौन थी? इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ जो थी वह कुरु की राजधानी थी। अगला सवाल है पांचाल की राजधानी थी, पांचाल की जो राजधानी थी वो क्या थी? पांचाल की जो राजधानी मेरे साथी वो कौन थी? अही छत्र। क्या? अही छत्र जो थी वो पांचाल की राजधानी थी। ओके, अगला सवाल है मत्स्य की राजधानी थी, मत्स्य की जो राजधानी थी मेरे साथियों वो क्या थी? तो वो आपका विराटनगर था। क्या? मत्स्य की जो राजधानी था वो कहाँ था? तो विराटनगर। क्या? विराटनगर। सुरसेन की राजधानी थी, सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ओके, अगला सवाल है अस्मक, अस्मक की राजधानी थी, अस्मक की जो राजधानी थी मेरे साथियों कहाँ थी? पोटली। कहाँ? पोटली। अस्मक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी मेरे साथियों? तो पोटली। कहाँ? पोटली। अनवती की राजधानी तो जैन। क्या? अनवती की जो राजधानी है उज्जैन हो जाएगा। ओके, हालांकि गांधार की राजधानी थी, गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला। क्या? गांधार गांधार की जो राजधानी थी क्या था? तक्षशिला। कंबोज की राजधानी थी, कंबोज की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। कंबोज की जो राजधानी थी मेरे साथियों, एक मिनट यहाँ पे देखिए, कंबोज है मेरे साथियों तो कंबोज का राजपुर है, नोट पाटलिपुत्री। कंबोज की जो राजधानी है मेरे भाई वो राजपुर है। क्या? कंबोज की राजधानी राजपुर। ओके, अगला सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। कौन थे? महावीर। अब बताइए महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जो जन्म है मेरे साथ वो कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। ओके, अगला सवाल है महावीर का पिता का नाम था, महावीर का जो पिता का नाम था मेरे साथियों का था तो सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ। महावीर का माता का नाम था, यानी कि महावीर का जो माता का नाम था मेरे साथियों का था तो त्रिशला। क्या? त्रिशला। त्रिशला जो था महावीर का माता का नाम था, त्रिशला। ओके, अगला सवाल महावीर का बचपन का नाम था, महावीर का बचपन को जो नाम था क्या था? तो वर्धमान। क्या? वर्धमान जो था महावीर का बचपन का नाम था। महावीर ने कितनी आयु में गृह त्याग किया? महावीर ने कितने आयु में अपना जो गृह है वो त्याग किया? तो 30 वर्ष की आयु में। कितने? 30 वर्ष की आयु में। ओके, अगला सवाल है महावीर की को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई?
महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है मेरे साथी वो कहाँ हुई? तो त्रिजुपालिका नदी। कहाँ पे हुई थी? त्रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था महावीर का ज्ञान प्राप्ति। ओके, अगला सवाल, महावीर को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान मिली? महावीर आखिर कितने वर्ष तक तपस्या किए तब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष तक। महावीर को क्या कहा जाता था? महावीर को जो कहते थे वो क्या कहते थे? तो जीन कहते थे। महावीर को क्या कहा जाता था? महावीर को जीन कहा जाता था। ओके, अगला सवाल है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या स्थान था? स्थान है, मतलब जैन धर्म में अहिंसा का जो स्थान है मेरे साथियों वह क्या है? तो सामान्य है। क्या है? समान। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है मेरे साथियों वह आपका क्या है? तो आगम है। क्या? आगम जो है वो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्या? आगम। ओके, अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे मेरे साथियों वह कौन थे? तो 23वें तीर्थकार थे। कौन थे? 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ। ओके, जैन धर्म की भाषा थी, यानी कि जैन धर्म की जो भाषा थी मेरे साथियों वो क्या थी? तो प्राकृतिक थी। क्या? प्राकृति। ओके, अगला सवाल, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह जो है वो स्वास्तिक है। क्या है? स्वास्तिक। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? महावीर का जो निर्वाण है वो कहाँ हुआ? तो पावापुरी में। कहाँ मेरे साथियों? निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में। ओके, अगला सवाल, जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ है? जैन धर्म में मोक्ष का जो अर्थ है वो क्या है? मुक्ति है। जैन धर्म में कितने तीर्थकार थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषि भदेव। कौन थे? ऋषि भदेव जो थे वो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार थे। कौन? ऋष ऋषभदेव। क्या? ऋषभदेव। महावीर का विवाह किससे हुआ था? महावीर का जो विवाह हुआ वो यशोदा से हुआ था। किससे? यशोदा से। ओके, अगला सवाल है, महावीर किस कुल से थे? महावीर जो थे वह किस कुल से थे? तो क्षत्रिय कुल से। किससे? क्षत्रिय। महावीर का जन्म वर्ष यानी कि महावीर का जन्म जो हुआ वो कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में। कब? 599 ईसा पूर्व में। ओके, लेकिन निर्वाण वर्ष क्या है? तो 527 ईसा पूर्व। ओके, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म में जो त्रिरत्न है मेरे साथियों वो आपका क्या है? तो ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र। ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र जो है वो त्रिरत्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ओके, अगला सवाल, आजीवक आजीवक किसमें विश्वास नहीं करते थे? आजीवक जो थे वो किसमें विश्वास नहीं करते थे? आजीवक जो थे वो किसमें विश्वास नहीं करते थे? तो कर्म में विश्वास नहीं करते थे। लोकायत किस प्रमाण को मानता था? प्रमाण को मानता था। लोकायत जो था वो किस प्रमाण को मानता था? तो प्रत्यक्ष प्रमाण को। किसको? प्रत्यक्ष प्रमाण को। ओके, अगला सवाल है, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ है? जैन धर्म में अहिंसा का ये अर्थ क्या है? ये आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ओके, अगला सवाल है कि महावीर का ज्ञान नाम क्या था? महावीर का जो ज्ञान नाम था मेरे साथी वह क्या था? ज्ञान नाम आपको बताना है। तो आपका वो क्या था? कैवल्य। कौन? कैवल्य। अगला, महाजनपद काल किस शताब्दी में था? महाजनपद काल जो था वो 6वीं शताब्दी में था। 6वीं शताब्दी में कौन था? महाजनपद काल किस शताब्दी में था? तो 6वीं। ओके, अगला, वजीज किस प्रकार का राज था? वजीज जो था वो गणतंत्र राज था। कैसा राज था? गणतंत्र। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मेरे साथियों, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।